हेलो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं रिवाइज अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला यूनिट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। अब हमने पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई तो आपके साथ कंप्लीट कर ली थी, लेकिन फाइनल एग्जाम्स की तैयारी के लिए हमें हर यूनिट को अच्छे से रिवाइज करना भी ज़रूरी है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में मैं आपको यूनिट 1 बेसिकली पूरा रिवाइज करवाऊंगा और हमारे फाइनल एग्जाम्स में इस पूरे यूनिट की जो वेटेज है वो 4 मार्क्स की होती है। 4 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन जनरली 1 मार्क्स का होता है और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो देखते हैं इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको बताया था इकोनॉमी कि इकोनॉमी किसे कहते हैं। तो पहला पॉइंट था इकोनॉमी का। इकोनॉमी इसका मतलब एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को दो चीज़ें प्रोवाइड करता है। पहला मीन्स टू वर्क मतलब काम करने का साधन, एंड अर्न अ लिविंग और उनको पैसा कमाने का अवसर देता है। तो इस ऐसे सिस्टम को हम इकोनॉमी कहते हैं। अब इसमें दो बातें थी, कुछ होती हैं ओपन इकोनॉमी, कुछ होती हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब ऐसी इकोनॉमियाँ जिनका बाकी इकोनॉमियों के साथ इकोनॉमिक रिलेशन है। क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती है जिसका किसी के साथ भी कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है। फिर हमने दूसरा टर्म पढ़ा था स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी, लेकिन हम इकोनॉमिक्स में जब बात करते हैं स्कैरसिटी की तो हम कहते हैं रिसोर्सेज की कमी। तो उसको इस तरह से डिफाइन करना होता है कि जब हमारे रिसोर्सेज की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम, तो दैट इज स्कैरसिटी। तीसरी चीज़ थी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि भाई हर इकोनॉमी के अंदर एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, मतलब हमें चूज करना पड़ता है। अब ये प्रॉब्लम क्यों होती है, उसके 3 मेन कारण होते हैं। पहला, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, यानी कि हमारे इंसान की इच्छाएं बहुत सारी होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होती। दूसरा रीज़न होता है रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब इन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमें रिसोर्सेज चाहिए, साधन चाहिए, तो वो हमने पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और तीसरा, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब मान लेते हैं आपके पास 500 रुपये हैं, ये एक रिसोर्स है, लेकिन इस 500 रुपये से आप 10 चीज़ें कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको चूज़ करना पड़ेगा कि मैं कौन सी चीज़ करूं और कौन सी चीज़ छोड़ूं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन 3 मेन कारणों की वजह से होती है। फिर हमने एक छोटा सा टर्म पढ़ा था इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। इसका सिंपल सा मतलब है कि हमें अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ताकि हम मैक्सिमम अपनी ह्यूमन वांट सेटिस्फाई कर सकें। तो दैट इज इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। फिर एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर में जो हमने लिखा पढ़ा था कि क्या कॉजेज हैं, रीजंस हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा लिखना भी पड़ेगा। जैसे पहला रीज़न था लिमिटेड रिसोर्सेज, तो आप इसमें यही बताओगे कि हमारे रिसोर्सेज कम होते हैं जिससे हम सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते। दूसरा था रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। इसमें आप वही एग्जांपल दोगे जैसे लैंड का हमने लिखा कि अगर कोई रिसोर्स है तो हम उसको अलग अलग यूजेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वजह से भी हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आता है कि क्या चुने क्या नहीं। तीसरा था अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, यानी कि इंसान की इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, तो उसको कहीं ना कहीं अपनी कुछ इच्छाओं को चूज़ करना पड़ता है कि कौन सी वांट मैं सेटिस्फाई कर पाऊंगा, कौन सी नहीं कर पाऊंगा। तो ये 3 मेन कारण होते हैं हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। फिर बच्चों हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये भी एक क्वेश्चन के रूप में कभी कभी पूछ लेता है। तो माइक्रो में मैंने आपको बताया था कि ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की स्टडी होता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी का एज अ होल यानी कि एग्रीगेट की स्टडी होता है। माइक्रो के अपने टूल्स हैं डिमांड और सप्लाई, मैक्रो के अपने टूल्स हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो को हम बोलते हैं प्राइस थ्योरी और मैक्रो को हम बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। बाकी माइक्रो का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं और मैक्रो का भी आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। माइक्रो का एग्जाम्पल है प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, लेकिन मैक्रो का एग्जाम्पल है जनरल प्राइस लेवल। तो ये बेसिकली हमसे डिफरेंस पूछ सकते हैं। फिर इसी तरह हमने एक और डिफरेंस कवर करा था, वो भी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हम 2 मेन इकोनॉमीज की बात करते हैं। एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट वो जहाँ पर मेन मोटिव है हर किसी का प्रॉफिट कमाने का, लेकिन सोशलिस्ट वो जहाँ पर सरकार सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है और मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर का। इसीलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम कहते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम कहते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी।
बाकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर प्राइस मैकेनिज्म ही सबसे बड़ा टूल है। प्राइस मैकेनिज्म मतलब आपने मार्केट चैप्टर पढ़ा, जिसमें डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से सारी चीज़ें डिटरमाइन होती हैं, जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर सारा डिसीजन सरकार लेती है, गवर्नमेंट। फिर बच्चों हमने सबसे 100% इंपॉर्टेंट जो मैंने लिखवाया था कि टॉपिक एग्जाम में पूछता ही पूछता है, वो पढ़ा था कि हर इकोनॉमी में 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। अब वो सबको याद रखनी है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको लिखवाई है, वो पता होनी चाहिए, एग्जाम में लिखनी है। कोई भी पार्ट इसमें 3 नंबर का आता है। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। इसमें 2 बातें कवर की जाती हैं कि क्या बनाएं और कितना बनाएं, यानी कि व्हाट गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज़, है ना। तो इसमें बेसिकली ये एग्जांपल होता है कि मान लो इकोनॉमी में 2 तरह के गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड। तो इकोनॉमी को चूज करना पड़ता है कि इन दोनों में से कौन से गुड्स बनाएं। अल्टीमेटली इकोनॉमी वही कॉम्बिनेशन चूज करती है जिससे मैक्सिमम लोगों का सेटिस्फाई किया जा सके, यानी कि सबको मैक्सिमम यूटिलिटी दी जा सके। दूसरा होता है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि कैसे बनाएं। इसमें प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास लेबर इंटेंसिव टेक्निक भी है और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक भी है, मतलब मशीन वाली। तो अब हम लेबर से बनवाएं कि मशीन से बनवाएं, तो इसमें हम वो कॉम्बिनेशन चूज करते हैं जिसमें हमारा खर्चा यानी कि कॉस्ट सबसे कम आती है। तो ये इसका सॉल्यूशन है और इसकी कहानी। और तीसरी प्रॉब्लम होती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जिसको हम प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या आउटपुट भी कहते हैं, कि किसके लिए बनाएं। अब प्रोडक्शन तो अमीर ने भी करी, गरीब ने भी करी, तो ये आउटपुट या ये पैसा किसको दिया जाए, अमीर को कि गरीब को। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशन। अगर अमीर ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है तो इन्हें आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगा, अगर गरीब ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है तो इन्हें आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगा। तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फिर बच्चों इसमें अगला कॉन्सेप्ट था हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व या पीपीएफ भी कहते हैं। ये बेसिकली एक कॉन्केव शेप्ड कर्व होता है जो ये डिनोट करता है कि हमारी प्रोडक्शन करने की इकोनॉमी की क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है। तो इसीलिए इसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके कुछ अजम्पशंस हमने पढ़े थे। मेन ये है कि हमारी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी, हम ये एज्यूम करते हैं। हमारे रिसोर्सेज फिक्स रहेंगे, ये हम एज्यूम करते हैं। रिसोर्सेज को हम पूरा इस्तेमाल करते हैं, ये हम एज्यूम करते हैं। और रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। इस बात का मतलब था कि अगर एक आदमी 1 घंटे में 10 क्वेश्चन करता है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा आदमी भी 1 घंटे में 10 क्वेश्चन करे। हर रिसोर्स की एफिशिएंसी अलग होती है। तो इसी बात को अजम्पशन नंबर 4 में दे रखा है। बाकी इसी का एक हमने कॉन्सेप्ट इसमें कवर करा था, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो बेसिकली एक फॉर्मूला है मैथमेटिकली कि चेंज इन गुड्स सैक्रिफाइस्ड डिवाइडेड बाय चेंज इन गुड्स प्रोड्यूस्ड। इस फॉर्मूले की मदद से हम पीपीसी के स्लोप का पता लगा लेते हैं, क्योंकि इसी को कहते हैं स्लोप ऑफ पीपीसी। स्लोप मतलब ढलान। तो पीपीसी है एक कॉन्केव शेप कर्व और उसके स्लोप को बोलते हैं एमओसी या एमआरटी, जिसका फॉर्मूला याद रखना है। और यही है आपकी आज की वीडियो का क्वेश्चन, ताकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे कमेंट करवा सकूं, पता लग जाएगा आप वीडियो ध्यान से देख रहे थे कि नहीं, कि एमओसी का फॉर्मूला क्या है, ये आपको नीचे कमेंट में करके मुझे भेजना है। ठीक है जी। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं, कि एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए आपने कितने गुड सैक्रिफाइस करे। तो फॉर्मूला दोबारा से बोल रहा हूँ, डेल्टा गुड सैक्रिफाइस्ड डिवाइडेड बाय डेल्टा गुड प्रोड्यूस, सबको याद रखना है। फिर पीपीसी की प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसी थी जो मैंने आपको भी बताया भी ओरली, जो शेप आपको दिख भी रहा है यहाँ, कि पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है लेफ्ट टू राइट और इसकी शेप होती है कॉनकेव। अब इसकी कॉनकेव शेप का आपको रीज़न याद रखना है कि इसकी शेप कॉनकेव क्यों होती है। तो इसकी शेप कॉनकेव होने का रीज़न होता है इंक्रीजिंग MOC, मतलब इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मैं एक छोटे से शेड्यूल से आपको समझाता हूँ कि आखिर ये क्या है। तो बच्चों हमने एक शेड्यूल करा था जिसमें मैंने आपको कुछ इस तरह से दिखाया था कि हमारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, जिसमें बर्गर की संख्या हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 लगातार बढ़ा रहे हैं 1, 1, 1 करके। लेकिन बर्गर को बढ़ाने के लिए हमें पिज़्ज़ा, जो आप थर्ड कॉलम में देख रहे हैं, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। 15 से 14, 14 से 12, 12 से 9, 9 से 5, 5 से 0।
अब ये जो सैक्रिफाइस हुए इसी को एमओसी कहते हैं। यानी कि अगर आप गौर करें, मैंने पहले एक पिज़्ज़ा सैक्रिफाइस करा, फिर 2 करे, फिर 3 करे, फिर 4 करे, फिर 5 पिज़्ज़ा सैक्रिफाइस करे। तो अगर ये सैक्रिफाइस बढ़ते हुए क्रम में है, इसे कहते हैं इंक्रीजिंग एमओसी। तो इंक्रीजिंग एमओसी की वजह से ही पीपीसी कॉनकेव शेप लेता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसमें हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी बना देता हूँ। अगर ये 1 2 3 4 5 की जगह 5 4 3 2 1 होती वैल्यूज, यानी कि अगर ये डिक्रीजिंग एमओसी होता तो फिर आपका पीपीसी कॉन्वेक्स शेप ले लेता। और अगर यही एमओसी की वैल्यूज कांस्टेंट होती 1 2 1 1 1 1 1, यानी कि ना बढ़ रही हैं ना घट रही हैं, तो यही पीपीसी स्ट्रेट लाइन शेप ले लेता। ये हमने मेन लेक्चर्स में भी करवाया है। तो बट ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी पीपीसी आपने शेप देख ही ली। पीपीसी के अंदर अगर कोई भी पॉइंट है, इसका मतलब होता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। पीपीसी के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है तो इसका मतलब होता है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। और कोई भी पॉइंट अगर पीपीसी के बाहर है तो उसे बोला जा सकता है अनअटेनेबल, मतलब आप उसे अचीव नहीं कर सकते। फिर आता है एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या पीपीसी राइट में या लेफ्ट में शिफ्ट हो सकता है। तो हम कहेंगे हाँ, बिल्कुल हो सकता है, जिसके रीजंस आपको सिंपल से मैंने लिखवाए थे, बाकी मेन वाले आपको बता देता हूँ। पीपीसी राइट में शिफ्ट तब होगा जब किसी भी रीज़न की वजह से हमारी दोनों गुड्स बनाने की क्षमता बढ़ जाती है, और पीपीसी लेफ्ट में शिफ्ट तब होगा जब किसी भी रीज़न की वजह से हमारे गुड्स बनाने की क्षमता कम हो जाती है। तो बढ़ने के रीजंस थे, हमें कोई नए रिसोर्सेज मिल गए, हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। हालांकि ये हम एज्यूम करते हैं कि चेंज नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम हाइपोथेटिकली मान रहे हैं कि अगर चेंज हो जाए तो पीपीसी राइट में शिफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा फॉरेन कैपिटल हमारी और आ गई, स्वच्छ भारत अभियान से लोग स्वस्थ हो गए, ज़्यादा काम कर पा रहे हैं, या अच्छी एजुकेशन और ट्रेनिंग स्किल्स देने से लोग ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। तो ये सब रीज़न पीपीसी को राइट में ले जाते हैं। पीपीसी लेफ्ट में भी आ सकता है अगर यही सब उल्टा हो जाए, रिसोर्सेज कम हो गए, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई, पॉपुलेशन कम हो गई, तो इन रीज़नों से पीपीसी लेफ्ट में भी आ जाता है। तो ये एक क्वेश्चन पीपीसी की कहानी पर आपसे पूछ सकता है। अब पीपीसी क्या रोटेट हो सकता है? यस, हो सकता है। रोटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि रोटेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपका प्रोडक्शन कभी कभी किसी एक पर्टिकुलर गुड के लिए या तो कम या बढ़ जाता है, तो इसे हम कहते हैं रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस। सिमिलरली आपका पीपीसी रोटेट वाई एक्सिस पे भी कर सकता है, जिसमें वो वाई गुड को कम बना रहा है या वाई गुड को ही ज़्यादा बना रहा है, लेकिन एक्स का प्रोडक्शन सेम रहेगा। तो इन कलाकारियों को हम रोटेशन ऑफ पीपीसी भी कह सकते हैं, जो आपको यहाँ पर लिखवाया था। फिर इसमें एक और टॉपिक था आखिरी छोटा सा, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि आपने अगर कोई भी नेक्स्ट अपना बेस्ट ऑल्टरनेटिव छोड़ा है, फॉरगॉन कर दिया है, तो उसकी क्या कॉस्ट थी। लेट्स से मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं अगर नौकरी करता तो मुझे मिलते 10,000 रुपये, लेकिन मैंने नौकरी नहीं करी और मैंने अपना काम करा और अब मैं 15,000 रुपये कमा रहा हूँ। तो अपना काम करने के लिए मैंने क्या छोड़ा? मैंने नौकरी छोड़ी, और उस नौकरी से मैं कितने रुपए कमा सकता था? 10,000। तो उस 10,000 रुपये को कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बस एज सिंपल एज दैट। तो उसका हमने इसी कहानी पर बेस्ड एक एग्जाम्पल आपको लिखवाया था कि किसान वीट, राइस और बाजरा बनाता है। वीट, राइस और बाजरा बनाने में उसको इनकम होती है 10,000, 8,000 और 7,000 की। तो वो वीट को चूज़ करेगा, और उसको चूज़ करने के लिए उसने 2 चीज़ें छोड़ी, राइस और बाजरा, जिसमें राइस जो है वो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव उसने छोड़ा, जिससे वो 8,000 रुपये कमा सकता था। तो इसीलिए उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई 8,000। और आखिरी टॉपिक जो इसमें आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन के तौर पर, कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस बताइए कि ये क्या होते हैं। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। पॉजिटिव्स वो होते हैं जो हमें फैक्ट्स बताते हैं, यानी कि जिसे आप चेक कर सकते हो ट्रू या फॉल्स। जैसे मैंने बोला कि मरकुरी इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, तो आप कहोगे सर ये तो गलत बात है, तो ये एक पॉजिटिव इकोनॉमिक है। लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट थोड़ा सा अपना ओपिनियन बेस्ड कर दूं, या मैं अपने स्टेटमेंट में कुछ अपना सजेशन डाल दूं कि मैं ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, शुड लगा दूं, शुड बी, तो फिर वो नॉर्मेटिव हो जाता है। जैसे मैं कह दूं कि यू शुड बी डिसिप्लिन्ड, तो ये नॉर्मेटिव बात है। मैं कह दूं, अपना ओपिनियन दे दूं कि पिज़्ज़ा इज़ बेटर देन बर्गर, तो ये मेरा ओपिनियन, आप कह दो सर ऐसे थोड़ी ना, तो ये भी एक नॉर्मेटिव बात है। तो हर नॉर्मेटिव चीज़ सजेशन देती है,
और वो एक ओपिनियन होती है, लेकिन पॉजिटिव जो होती है उसको हम ट्रू या फॉल्स बता सकते हैं क्योंकि वो फैक्ट पर बेस्ड एक स्टेटमेंट होता है। तो बस यही फ़र्क होता है पॉजिटिव में और नॉर्मेटिव में। तो इसीलिए पॉजिटिव को प्रूव किया जा सकता है, नॉर्मेटिव को प्रूव नहीं किया जा सकता। तो ये कुल मिलाकर वो पूरा चैप्टर 1 था जो हमने आपके साथ डिस्कस करा था। अब जाने से पहले वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बता देना। आई होप आपको रिवीजन हुआ हो, अच्छे से समझ आया हो, और अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आई और जिसकी डिटेल अगर आपको जाननी है तो आप मेन वीडियो प्लेलिस्ट्स में जाकर ये पूरा चैप्टर वहाँ से भी कर सकते हैं। नोट्स का लिंक आपको नीचे भी दे रखा है, और जिन्होंने हमारे साथ साथ पढ़ाई करी है उनके पास तो ये ऑलरेडी लिखे हुए भी होंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना। बाकी मुलाकात करेंगे अगली सीरीज़ की इस वीडियो में, उसमें मैं आपको अगले चैप्टर का पूरा रिवीजन करवा दूंगा। चलो तब तक बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।